Hello friends, my name is अंशुमन शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 ट्रॉमेटिक हेड इंजरी। आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास ट्रॉमेटिक हेड इंजरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एरा। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, जो कि हमारी नर्वस सिस्टम की सीरीज चल रही है। उसी में जो पार्ट 2 है उसमें हम ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज द डेफिनेशन? हेड इंजरी इज ट्रॉमा टू द स्कल रिजल्टिंग इन डैमेज टू द ब्रेन। हेड इंजरी क्या है? हेड इंजरी एक टाइप का ट्रॉमा है। इट मीन्स इट इज़ द ट्रॉमेटिक इंजरी टू द स्कल। स्कल की इंजरी है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। ओके, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जैसे ये आपका ब्रेन है। ओके, ये आपका ब्रेन है। इसके ऊपर एक बोन होती है जिसे हम स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल। ओके, तो किसी भी, अब वो एक्सीडेंट मान लो या फिर स्पोर्ट्स इंजरी मान लो या फिजिकल असॉल्ट मान लो, उसकी वजह से स्कल को इंजरी हुई है, स्कल डैमेज हुआ है। ओके, तो इसकी वजह से स्कल डैमेज होने की वजह से देयर में बी चांस टू डैमेज टू द ब्रेन ऑल्सो। इट मीन्स ब्रेन भी इंजर्ड होगा, क्योंकि स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और अगर स्कल ही डैमेज होगा तो देयर में बी चांस टू इंजरी टू द ब्रेन को भी इंजरी होगी, रिजल्टिंग टू डैमेज टू द ब्रेन। अब यह है माइल्ड या एक्सटेंसिव, दोनों टाइप से हो सकता है। इट मीन्स वो इंजरी छोटी मोटी भी हो सकती है, छोटा मोटा टीयर, कट या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है, और देयर में भी एक्सटेंसिव मीन्स ये वर्सनिंग कंडीशन भी हो सकती है। ओके, ये डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी ज़्यादा वर्सनिंग हुई है या कितनी ज़्यादा डेंजरस हुई है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की। अब हेड इंजरी तो हो गई, हेड इंजरी में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, इमीडिएट का मीन्स अभी हेड इंजरी हुई है और उसके जस्ट बाद आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है सेरेब्रल ब्लीडिंग। क्या है? सेरेब्रल ब्लीडिंग। ये क्यों होता है? हेड इंजरी हुई होने के बाद क्या होगा? ब्लड वेसल्स भी रप्चर होगी, ब्लड वेसल्स रप्चर, और ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से हेमरेज होगा, या क्या कह सकते हैं, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग कलेक्ट कहाँ होगी? ब्रेन में। कहाँ कलेक्ट होगी? ब्रेन में। तो क्या सिम्टम आएगा? सेरेब्रल ब्लीडिंग कहेंगे उसे। हेमेटोमा। अब देखिए हेमेटोमा क्या होता है। हेमेटोमा इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू। ओके, पूरी बॉडी में कहीं भी टिश्यूज के अंदर ब्लड का कलेक्शन होना क्या कहलाता है? हेमेटोमा। क्या कहलाता है? हेमेटोमा। ओके, तो ब्रेन के टिश्यूज में ब्लड का कलेक्ट होना ब्रेन हेमेटोमा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इंजरी हो रही है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, तो रप्चर होने के बाद ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग की वजह से कहीं ना कहीं तो टिश्यू में ब्लड कलेक्ट होगा, तो क्या साइन दिखेगा अपने को? हेमेटोमा। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड इंक्रीज्ड आईसीपी। सब इसी से जुड़े हुए हैं। ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग होने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी की फुल फॉर्म क्या आती है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वहां फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है, ब्लीडिंग की वजह से वहां पर फ्लूइड
इंक्रीज हो रहा है, फ्लूइड इंक्रीज होने की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्यों देखने को मिलेगा? ब्रेन इंजरी होने की वजह से जो सर्टेन बैक्टीरियाज हैं उनको चांस मिलेगा, सर्टेन बैक्टीरियाज को बॉडी के अंदर एंटर करने का चांस मिलेगा, इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है सीजर। सीजर क्या होती है? जो ब्रेन इंजरी होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल जो इम्पल्सेस हैं उनमें क्या होगा? उनमें डिस्टरबेंस होगा। जो न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस के अंदर क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा, जिससे क्या देखने को मिलेगा? सीजर। क्या देखने को मिलेंगे? सीजर्स। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ एक चीज नोटिस करवाना चाहता हूँ आपको, और जो अदर सिम्टम्स आपको दिखेंगे, अदर डेफिशिएट्स या अदर सिम्टम्स जो डिपेंड होंगे वो होंगे ब्रेन डैमेज पे, कि ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज हुआ है। ओके, ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, जो बाकी के सिम्टम्स हैं वो उस पर ही डिपेंड करेगा। बाकी ये सारे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हेड इंजरी के बाद देखने को मिल सकते हैं, जिनमें सेरेब्रल ब्लीडिंग, हेमेटोमास, अनकंट्रोल्ड इंक्रीज आईसीपी, इन्फेक्शन और सीजर्स। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द हेड इंजरी की, कि हेड इंजरी की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेजरली हेड इंजरी के दो टाइप होते हैं, ओपन और क्लोज। ओके, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ओपन और सेकंड है क्लोज इंजरी। ओपन में कौन कौन सी इंजरीज आती है? स्काल्प लेसिरेशन, इसका मतलब होता है फ्रैक्चर इन द स्कल, और ये 3 है इंटरप्शन ऑफ द ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर का इंजर्ड हो जाना या ड्यूरामेटर में इंजरी होना। ड्यूरामेटर क्या है? ड्यूरामेटर क्या है? एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, जिसे हम मेनिंजियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजियस। जो ये मेनिंजियस होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट लेयर है, इट मीन्स जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है ड्यूरामेटर, और बाकी जो 2 लेयर्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? वो एक होती है पायामेटर और एक होती है अरेक्नोइड मैटर। पायामेटर और अरेक्नोइड मैटर, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर। ओके, तो यहाँ पे इंजरी होना, इंटरप्शन का मीन्स ड्यूरामेटर का भी इन्वॉल्वमेंट होना। तो ये किस किस में आ गए? ये आ गए अपनी ओपन हेड इंजरीज के अंदर। क्लोज हेड इंजरीज कैसी होती है? क्लोज हेड इंजरीज में होते हैं कॉन्ट्यूजन और फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स में जो कंप्रेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसमें क्या बोन का फ्रेगमेंट होकर, बोन जब डैमेज होती है तो उसके फ्रेगमेंट होकर ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, ब्रेन के अंदर धस जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, तो उस टाइप की जो इंजरी। ओपन इंजरीज में क्या होता है? ब्लीडिंग आउटसाइड आती है, ठीक है, इट मीन्स ब्लीडिंग बॉडी के बाहर की तरफ तक दिखती है। बट क्लोज इंजरीज में ऐसा नहीं है। क्लोज इंजरीज में बाहर जो सिमेट्री है उनमें चेंजेस नहीं दिखकर सिर्फ अंदर चेंजेस दिखते हैं। किसी भी टाइप की हेड इंजरीज के अंदर इमीडिएट स्कैनिंग ज़रूरी होती है उसकी सीवियरिटी पता लगाने के लिए। अब वो भले ही माइल्ड हुआ हो या एक्सटेंसिव या एक्सेसिव इंजर्ड हुआ, एक्सेसिव डेंजरस हुआ हो, क्योंकि बाद में जाके उसके साइंस बढ़ सकते हैं। ओके, आइए कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर टर्म्स को आपको समझाया है वो टर्म्स आपको देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने बोला था कॉन्क्यूजन, ये क्लोज इंजरी का टाइप है। कॉन्क्यूजन क्या होता है? तो जारिंग ऑफ द ब्रेन विद इन द स्कल। जारिंग का एक मीन्स और होता है शेकिंग। क्या होता है?
शेकिंग। ओके, शेकिंग टाइप की जो इंजरी होती है, हेड को बहुत ज़ोर से शेक हुआ हो, किसी भी आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या स्पोर्ट्स इंजरी, लाइक बॉक्सिंग टाइप की जो इंजरीज होती है, बॉक्सिंग में जो इंजरीज होती है उसमें हेड का जेयरिंग और शेकिंग होना बहुत कॉमन होता है। जो इस टाइप की जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें इस टाइप की इंजरीज देखने को मिलती है स्कल में। इसमें आपको कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ज़रूरी नहीं कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ओके, टेम्परेरी कॉग्निटिव सिम्टम्स दिखते हैं। टेम्परेरी कॉग्निटिव सिम्टम्स का मीन्स होता है कन्फ्यूज़न, हेडेक। ओके, कन्फ्यूज़न, हेडेक और वोमिटिंग्स टाइप में सम टाइम। ओके, सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ये देखने को मिलते हैं। रिसॉल्व आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप रिसॉल्व हो जाते हैं। बट इमेजिंग एंड लैब टेस्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि क्या पता ब्रेन के अंदर कितना इंजरी हुआ है, वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। इसलिए ब्रेन की इमेजिंग और लैब टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको ऊपर भी यही बात बता रहा था, हेड इंजरी में इमेजिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स इमेजिंग में क्या आते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस टाइप की जो इन्वेस्टिगेशंस है वो आती है, तो वो इमेजिंग करवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट्यूजन की। पहले पढ़ा था कॉन्क्यूजन और ये होता है कॉन्ट्यूजन। क्या? कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन क्या है? ब्रशिंग टाइप ऑफ इंजरी टू द ब्रेन टिश्यूज। ब्रेन टिश्यूज के अंदर ब्रशिंग टाइप ऑफ डिस्कलरेशन हो जाता है। अब वो डिस्कलरेशन क्यों देखने को मिलता है? तो अपने पास एक सवाल है, ये कॉन्ट्यूजन आपको बार बार वर्ड आपके वर्किंग फील्ड में भी सुनाई देगा। तो व्हाट इज कॉन्ट्यूजन? कॉन्ट्यूजन क्या है? तो दिस इज द इंजरी। इसमें क्या होता है, इसको एक मैंने फ्लो चार्ट टाइप में बनाया है। सबसे पहले तो इंजरी हुई कहीं पे भी, मैं ब्रेन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी इंजरी हुई है आपको। इंजरी होने के बाद कैपिलरी और ब्लड वेसल्स लीक ब्लड इनटू द सराउंडिंग एरियाज। सराउंडिंग एरियाज का मीन सराउंडिंग टिश्यूज में उसने क्या किया, ब्लड वेसल्स लीक हो गई। तो इस ब्लड वेसल्स का लीक होना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कॉन्ट्यूजन। क्या कहलाता है? कॉन्ट्यूजन। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यही चीज़ अगर ब्रेन टिश्यूज के साथ हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? ब्रेन में कॉन्ट्यूजन, ब्रेन कॉन्ट्यूजन। जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? रिजल्ट्स, जिसकी वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है? न्यूरोलॉजिकल इंजरीज। अगर ब्रेन टिश्यूज में होता है न्यूरोलॉजिकल इंजरीज, सबड्यूरल कलेक्शन ऑफ द ब्लड। अब ब्रेन में कहाँ कलेक्ट होगा? सबड्यूरल, जो सबड्यूरल स्पेस है वहाँ पर कलेक्ट होगा ब्लड। ओके, तो कॉन्ट्यूजन समझ में आ गया आपको। ब्रूशिंग टाइप ऑफ इंजरीज कॉन्ट्यूजन। और सीधी भाषा में बोलें तो ब्लड वेसल्स रप्चर होने के बाद, ब्लड वेसल्स का रप्चर होने के बाद वहाँ के सराउंडिंग एरियाज के अंदर ब्लड का कलेक्ट हो जाना। ओके, उसे कहते हैं कॉन्ट्यूजन। ओके, तो ब्लड वेसल्स का लीक होना या रप्चर होके वहाँ पर सराउंडिंग एरियाज में फिल हो जाना कॉन्ट्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेमेटोमा की। बहुत ही इजी टर्म है पर बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ हेमेटोमा? हेमेटोमा क्या होता है कि आपको इंजरी होने के बाद, आपको इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, ब्लड वेसल्स रप्चर होने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ फिल हो गया? वो ब्लड फिल हो गया टिश्यूज़ में। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है, यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है, कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द टिश्यूज़। इसमें सिर्फ ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी टिश्यूज़ में ब्लड का कलेक्शन हो जाना हेमेटोमा कहलाता है। कॉन्ट्यूजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेमेटोमा। ओके, ये भी आपको याद रखना, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेमेटोमा। और यहाँ मैंने हेमेटोमा को डिफाइन किया है। अब ब्रेन में हेमेटोमा किस वजह से?
से इंट्रा सेरेब्रल या सब एरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से। सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो ब्रेन इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग होती है या हेमरेज होता है ब्रेन में, जो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज या सब एरेक्नॉइड हेमरेज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है ब्रेन टिश्यूज़ में, उसे क्या कहते हैं, हेमेटोमा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इटियोलॉजी की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी में क्या आते हैं, बहुत इजी है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से इटियोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज द कॉजेज, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ब्रेन इंजरी। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से, जैसे कार एक्सीडेंट हुए, मोटर बाइक से एक्सीडेंट हुए, फॉल फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से गिर जाने की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरीज लाइक बॉक्सिंग और अदर फाइटिंग स्टाइल जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो हाई जंप, रेसलिंग और भी जो टाइप्स की इस टाइप की इंजरी जिनमें कि हेड के इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स इंजरीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसेलरेशन इंजरी की। क्या बात करेंगे, एसेलरेशन इंजरी की। एसेलरेशन इंजरीज में क्या होता है, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा टर्म है। इमोबाइल हेड स्टक मूविंग ऑब्जेक्ट, इट मीन्स एक पर्सन का हेड इमोबिलाइज है, पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, पर्सन सिर्फ खड़ा है एक जगह, एक पर्सन एक जगह खड़ा है, पर उसको इंजरी किसकी वजह से हुई, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से। ओके, एक मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रही थी जिससे कि उसको हुआ, जैसे कि सर पे कुछ लग जाना, कुछ ऊपर से, जैसे आप नीचे खड़े हो, छत से कोई पॉट वगैरह या कोई भी बर्तन वगैरह या पत्थर गिर गया आपके ऊपर, रॉड गिर गई, तो इसमें रॉड क्या हुई, एक मूविंग ऑब्जेक्ट हुई, और हेड क्या हुआ आपका इमोबाइल, इट मीन्स हेड जगह का जगह पे था। नेक्स्ट है डिसेलरेशन इंजरी, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। डिसेलरेशन इंजरी क्या होती है, इसमें हेड हिट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो इमोबाइल है, क्या है वो ऑब्जेक्ट है वो इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर रहा है, पर आप मूव कर रहे हो, हेड मूव कर रहा है, इसका मतलब आप भी मूव कर रहे हो। मूविंग हेड से एक इमोबाइल ऑब्जेक्ट को हिट करना, ये डिसेलरेशन इंजरीज के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम असेसमेंट की। नेक्स्ट बात किसकी करेंगे हम, असेसमेंट की। इसको ऐसे देखिएगा, इसमें हम साइन एंड सिम्टम्स भी साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। तो असेसमेंट किन का करेंगे हम, साइन एंड सिम्टम्स का। तो यहाँ आपका एक और पॉइंट क्लियर होगा कि साइन एंड सिम्टम्स हेड इंजरी में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो अपना फर्स्ट साइन है इंक्रीज्ड आईसीपी, जहाँ आपने पहले भी बात की थी कि ब्लीडिंग की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके लिए कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो ये जो फर्स्ट शुरू के साइन दिए हुए हैं वो कौन से हैं, अर्ली साइंस। अर्ली साइंस कौन कौन से होंगे इंक्रीज्ड आईसीपी के, फर्स्ट है हेडेक। हेडेक क्यों होगा कि ब्रेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हेडेक होगा। ओके, वॉमिटिंग्स, सेकंड साइन आएगा वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्यों होगा, CTZ, इट मीन्स CTZ सेंटर क्या होता है, ये होता है वॉमिटिंग सेंटर होता है। CTZ क्या होता है, ये होता है कीमो रिसेप्टर्स ट्रिगर जोन। क्या होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। इसकी वजह से क्या होता है, ये होता है वोमिटिंग सेंटर, और इसके स्टिमुलेशन की वजह से अपने को क्या देखने को मिलता है, वोमिटिंग्स। बात करते हैं 3 अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसका वो अल्टर्ड हो जाएगा, मीन्स कभी उसको पता रहेगा कि वो कहाँ है या कौन है, और या कभी उसको अल्टर्ड हो जाएगा, इट मीन्स कभी वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियसली चला जाएगा, उसको कोई होश नहीं रहेगा।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बैक पेन होगा और पेपिलेडिमा देखने को मिलेगा। पेपिलेडिमा क्या होता है? पेपिलेडिमा का मतलब होता है स्वॉलन ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व में सूजन आ जाती है, इट मीन्स स्वॉलन हो जाती है, जिसकी वजह से अपने को क्या देखने को मिलता है? विजुअल डिस्टरबेंस। क्या होता है? विजुअल डिस्टरबेंस। पेपिलेडिमा में क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व में तो स्वेलिंग आती है, उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व के अराउंड, उसके आसपास एरिया में अराउंड दी ऑप्टिक नर्व भी स्वेलिंग रहती है। तो ये क्या हो गया? पेपिलेडिमा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लेट साइन ऑफ आईसीपी इंक्रीज। इंक्रीज आईसीपी की वजह से लेट साइन क्या आते हैं? लेट साइन का मतलब कि जो कंटिन्यूसली इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो अपने वाइटल एक्टिविटीज़ को संभालते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ऐसी एक्टिविटीज़ को जो हैंडल करते हैं, वहाँ पर इफेक्ट होने लग जाता है। ये लेट साइन में इसलिए आता है क्योंकि इन पर इफेक्ट बाद में पड़ता है। जब कंटिन्यूस इन पर प्रेशर रहेगा तो ये साइन अपीयर होंगे। इसमें है मोटार चेंजेस। मोटार चेंजेस मीन्स, मोटार चेंजेस में हो सकता है हेमिस्फेरेसिस, ओके, इट मीन्स पैरालिसिस, हाफ ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस हो सकता है। रेज्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। वाइडेंड पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी को क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर वाइडेंड हो जाएगा, मीन्स सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ है स्लो इरेगुलर पल्स। पल्स स्लो होगी और इरेगुलर होगी, मतलब कभी 52, कभी 60, कभी 55, 70, तो इस टाइप से इरेगुलर रहेगी कि एक मिनट में तो कभी 52 आ रही है, कभी 55, कभी 62, इस टाइप में। तो ये इरेगुलर एंड स्लो होगी पल्स। इरेगुलर रेस्पिरेशन, ओके, तो ये इरेगुलर रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा। ये लेट साइन में आते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम सीएसएफ ड्रेनेज, सॉरी नक्कल रिजिडिटी। क्या किसकी बात करेंगे? नक्कल रिजिडिटी। और भी क्या साइन देखने को मिलेंगे अपने को हेड इंजरी में? तो क्या दिखने को मिलेगा? नक्कल रिजिडिटी, इट मीन्स नेक का स्टिफ हो जाना, नेक का स्टिफनेस, स्टिफनेस, ओके, जाम हो गई, नेक का मूवमेंट स्टिफ हो गया, जाम हो गया, ओके। बट इसको किस कंडीशन में एसेस नहीं करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में हम इसको रूल आउट नहीं करेंगे नक्कल रिजिडिटी को। नक्कल रिजिडिटी को कैसे रूल आउट करते हैं? नेक के मूवमेंट के थ्रू। बट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में नेक को मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट साइन दिखेगा अपने को सीएसएफ ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर एंड नोज। ईयर और नोज से सीएसएफ का ड्रेन होना, ओके। इट कंफर्म दैट इट इज ब्रेन इंजरी। जब ईयर और नोज से सीएसएफ ड्रेनेज होता है, सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक क्लियर लिक्विड होता है, ओके। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर लिक्विड है। तो इस टाइप का जो ड्रेनेज निकलता है अगर ईयर और नोज से, तो ये कंफर्म करता है कि ब्रेन में कहीं इंजरी हुई है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आगे देखेंगे कि सीएसएफ अगर ईयर और नोज से निकलता है तो उसको कंफर्म कैसे करते हैं कि ये सीएसएफ ही है। 4th देखते हैं वीकनेस एंड पैरालिसिस। हेड इंजरी में नेक्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस एंड पैरालिसिस। 5th डिक्रीज सेंसेशन, सेंसेशन उसके डिक्रीज होने लग जाएंगे। एंड नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्टिविटी चेंजेस। इट मीन्स जैसे कि स्वॉलन रिफ्लेक्स है एंड नी जर्क रिफ्लेक्स है, इस टाइप के जो रिफ्लेक्स होते हैं वो डिमिनिश होने लग जाएंगे हेड इंजरी की वजह से। ये इस टाइप की जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं वो डिमिनिश होने लग जाएगी, मीन्स डिक्रीज होने लग जाएगी। नेक्स्ट अपना सवाल, यहाँ मैंने एक सवाल उठाया है कि
हाउ टू कंफर्म ड्रेन फ्रॉम द ईयर एंड नोज इज CSF। हेड इंजरी के केस में जहाँ जैसा हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा था कि अपने को क्या देखने को मिलता है, ईयर और नोज से CSF का ड्रेनेज देखने को मिलता है। इसे कंफर्म कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये ड्रेनेज CSF है? तो उसके लिए एक साइन होता है जिसे हम हेलो साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो साइन। ये आपको याद रखना है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। हेलो साइन क्या है? ब्लडी फ्लूइड सराउंडेड बाय द येलो स्टेन। जब ये देखिए ये हो गया आपका ब्लड स्पॉट, इसके जो अराउंड, इसके ये अराउंड आपको जो दिख रहा है, इसके अराउंड ऐसे इस टाइप की एक येलोइश रिंग बनती है, एक येलोइश रिंग बनती है। तो अपने को कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है, इसमें CSF प्रेजेंट है। क्या है? CSF प्रेजेंट है। इसे हेलो साइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेलो साइन। ओके। और इसको टेस्ट कैसे करते हैं? अपने को एक वाइट फिल्टर पेपर या फिर वाइट गॉज लेना है। ठीक है। वाइट गॉज पर जब इस टाइप के स्पॉट को लेंगे, इस ब्लडी स्पॉट को अपन लेंगे, तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड तो बीच में रह जाएगा और इसके अराउंड एक येलोइश टाइप की रिंग बनेगी, येलोइश कलर की, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये CSF है। ओके। एक और टेस्ट होता है ग्लूकोज स्ट्रिप टेस्ट। ये जो ड्रेनेज है, अपने को ड्रेनेज दिख रहा है ईयर और नोज से, उसे अपन ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, क्योंकि CSF में क्या होता है? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है उस फ्लूइड के अंदर तो इट मीन्स वो पॉजिटिव है कि यस इट इज CSF। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरवेंशंस की। किसकी बात करेंगे? इंटरवेंशंस। इसमें हेड इंजरी के केस में हमने को क्या क्या इंटरवेंशंस करने चाहिए। तो अपना फर्स्ट है कि मॉनिटर। इसमें मॉनिटर क्या क्या करना चाहिए? मॉनिटर करने चाहिए वाइटल साइंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बताया था अभी पीछे साइन एंड सिम्टम्स में कि ये हेड इंजरी में वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, जो वाइटल एक्टिविटीज़ है बॉडी की वो इफ़ेक्ट होती है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे, इट मीन्स उसका कॉन्शियसनेस, उसका ओरिएंटेशन, ग्लास्को कोमा स्केल यूज़ करके हम उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे कि उसका कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन वगैरह चेक करेंगे। ओके। इंक्रीज ICP, उसका मॉनिटर क्या करेंगे? मॉनिटर इंक्रीज्ड ICP को चेक करेंगे। इसमें क्या चेक करते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेक करते हैं। कैसे? मैनोमीटर के थ्रू। ओके। हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट है अपना मॉनिटर क्रेनियल नर्व फंक्शंस एंड रिफ्लेक्सेस। क्रेनियल नर्व के फंक्शंस और रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, बॉडी के रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, जैसे कि पटेलार रिफ्लेक्स हुआ, प्लांटर रिफ्लेक्स हुआ। ओके। पटेलार रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, इस टाइप के जो रिफ्लेक्स हैं उनको चेक करना। पेन एंड रेस्टलेसनेस, क्योंकि हेड इंजरी में क्या होता है? पेन, और इंजरी की वजह से पेन और पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, तो उसके मॉनिटर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम और क्या क्या साइन दिखेंगे। ये तो मॉनिटर करने वाली बात हो गई। अब बात करते हैं मेंटेन हेड एलिवेटेड। इंक्रीज CSF के केस में जब ICP इंक्रीज होता है, इंक्रीज रहता है, मीन्स एलिवेटेड रहता है, तो अपने को क्या करना है? हेड एलिवेटेड करके रखना है। उससे क्या होगा? हेल्प मिलेगी डिक्रीज ICP में। ICP को डिक्रीज करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वेनस रिटर्न अच्छा जाएगा, वेनस रिटर्न प्रॉपर होगा। वेनस रिटर्न प्रॉपर होने की वजह से क्या होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज होगा। और वेनस रिटर्न प्रॉपर कब होगा? जब हेड को एलिवेटेड रखेंगे। बात करते हैं 3 की, इनिशिएट सीजर प्रिकॉशंस। सीजर प्रिकॉशंस इनिशिएट करना है। सीजर प्रिकॉशंस क्या होते हैं? जैसे कि हेड इंजरी वाले केसेस में सीजर एक्टिविटी होने के चांसेस होते हैं, तो उसके बेड की जो साइड रेल्स है उसको पहले से ऊपर करके रखेंगे, ताकि पेशेंट बेड से सीजर एक्टिविटी के दौरान नीचे ना गिर जाए। और सीजर एक्टिविटी के दौरान उसको
साइड लाइन पोजिशन देंगे ताकि वो एस्पिरेट ना कर पाए, एयरवे पेटेंट रखेंगे, उसका क्या करेंगे, एयरवे पेटेंट रखेंगे। ओके, इस टाइप के जो प्रिकॉशंस है वो सीजर प्रिकॉशंस होते हैं, तो उनको अपने को ध्यान रखना है। पेशेंट को गिरने से बचाना है, एयरवे मेंटेन रखना है उसका, और टंग बाइट से होने से बचाना है एयरवे डालकर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फिन सल्फेट। हेड इंजरी के केसेस में मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर किया जाता है। क्या होता है, मॉर्फिन सल्फेट को एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। किस वजह से, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, पेन, क्लाइंट ऑन वेंटिलेटर, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, एजिटेट होता है, या फिर रेस्टलेसनेस या पेन को रिलीव करने के लिए केसेस में अपन क्या देते हैं, उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है मॉर्फिन सल्फेट। तो मॉर्फिन सल्फेट को देने के बाद रेस्पायरेशन और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। क्लोजली मॉनिटर क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्फिन सल्फेट है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी को डिप्रेस करता है, रेस्पिरेशन को, और क्रेनियल प्रेशर को, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, आईसीपी को इंक्रीज करता है। इसलिए अपने को दोनों को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए मॉर्फिन सल्फेट के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉनिटर ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ फ्रॉम नोज एंड ईयर। मैंने जैसे पहले बताया पीछे कि सीएसएफ को चेक करना है अपने को नोज और ईयर से कि ये सीएसएफ है कि नहीं है, और जब कंफर्म हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कि नोज और ईयर से सीएसएफ का लीक हो रहा है, सीएसएफ लीक हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करवाना है कि एक तो डू नॉट क्लीन एंड अटेम्प्ट टू ब्लो द नोज इन द केस ऑफ ड्रेनेज। पेशेंट को एक तो ब्लो नहीं करने देना है, एक उसके नोज को क्लीन नहीं करना है। ऐसे ही ईयर में क्या करना है, ईयर में भी उसको क्लीन नहीं करने देना है, और एक लूज ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग उसके ईयर में अप्लाई कर देनी है। ओके, उसके कान में क्या कर देना है, एक लूज ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। ये याद रखना, एग्जाम्स में इसी छोटी छोटी जगह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ के कंफ्यूज किया जा सकता है। तो एक तो ना नोज को क्लीन करना है, ना ईयर को क्लीन करना है। नोज के केसेस में ब्लो नहीं करवाना है, और ईयर के केस में एक लूज स्टेराइल ड्राई ड्रेसिंग उसके कान में अप्लाई कर देनी, ईयर में अप्लाई कर देनी है। और उसके बाद सबसे मेन काम, अगर कंफर्म हो जाए कि सीएसएफ ही है, नोज और ईयर से निकलने वाला सीएसएफ ही है, तो सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करवानी है ये चीज़। आपको कोई इंटरवेंशन नहीं लेना है, सीधा नोटिफाई करवाना है एचसीपी को। नेक्स्ट है अवॉइड कफिंग इंक्रीज आईसीपी। इसका मतलब होता है कि कफिंग को अवॉइड करवाना है, उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि आप कफिंग ना करें। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, जिसको हेड इंजरी हुई है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि कफिंग ना करें। कफिंग करने की वजह से इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन। बस ये साइन ऑफ इन्फेक्शन को भी चेक करना है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री पॉइंट मिल गया है हेड इंजरी की वजह से। हेड इंजरी की वजह से क्या हुआ है, एंट्री पॉइंट मिल गया है, तो इन्फेक्शन को भी रेगुलरली चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, तो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर के थ्रू और इंक्रीज WBC। ये क्या इंडिकेट करती है, देयर मे बी इन्फेक्शन इन द बॉडी। सर्जिकल इंटरवेंशन देख लीजिए, सर्जिकल इंटरवेंशन है क्रेनियोटॉमी। क्या है, सर्जिकल इंटरवेंशन है क्रेनियोटॉमी। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए एक सर्जिकल इंटरवेंशन यूज़ किया जाता है, क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी में जो क्रेनियम बोन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्रेनियल बोन को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो क्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें थोड़ा रिलीव हो सके। उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए क्रेनियोटॉमी की जाती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम एक
नेक्स्ट डिसऑर्डर और नेक्स्ट डिजीज़ के साथ में। ओके, थैंक यू।